अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। SNA प्राइम टीवी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। 1939 वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट। German air forces were making strikes on the state of England. इस मौके पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और उनकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई और लग ये रहा था कि ब्रिटेन was getting weaker day by day, and German forces, in collaboration with the Japanese forces, were also making a plan to advance themselves to the state of India. आपने देखा कि 23 मार्च 1940 को दूसरी जंग अजीम के दौरान मुस्लिम लीग ने लाहौर में मुसलमानों के मुस्तकबिल का नारा बुलंद किया और अपना नस्बुल-ऐन मुतय्यन कर दिया। ख्वातीन हज़रात, बरसगीर के आईनी मसाइल को हल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 अगस्त 1940 को एक वाइट पेपर इशू किया जिसको तारीख दानों ने ऑगस्ट ऑफर के नाम से जाना। ऑगस्ट ऑफर में ये ऑफर दी गई कि इंडिया में न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, एंड दैट असेंबली वुड बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन मसाइल हल ना हो सके। ख्वातीन और हज़रात, 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और कोशिश की। दिस टाइम सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट with the leaders of the Muslim League and with the leaders of the Congress, and also to seek their support for waging a war against the Axis forces. ख्वातीन हज़रात, 30 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स ने तमाम लीडरों से मुलाकात करने के बाद अपनी सिफारिशात को पेश किया। पहली डिमांड तो वही थी, प्रपोजल वही था जिसमें कहा गया था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप, वुड बी एस्टैब्लिश्ड। दूसरी बात की गई थी कि इंडिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ डोमिनियन स्टेटस। तीसरी बात सूबाई इंतखाबात की बात की गई, शाही रियासतों की नुमाइंदगी की बात की गई। लेकिन कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने अपनी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस की बात की और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो बात कर रही थी कि there is only one constitutional solution for the problems of the subcontinent is to divide the subcontinent. The right of self-determination was not given any respect during Cripps mission. As a result, Quaid-e-Azam rejected the proposals of the Cripps mission. ख्वातीन हज़रात, आगे चलते हैं। देखते ये हैं जुलाई 1942 में कांग्रेस जो कि अपनी बात पर बज़िद थी कि हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो, इस आज़ादी के स्लोगन के साथ कांग्रेस ने एक बाकायदा इंडिया क्विट मूवमेंट जो है वो जुलाई 1942 में शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। May 1944 Gandhi was released and he wanted to bring a solution of ongoing constitutional issues. He wanted to have a dialogue with the Quaid-e-Azam. September 1944, Gandhi Jinnah talks were held, and in the light of Raja Gopal Achari formula, yani CR formula, Quaid-e-Azam was discussing with Gandhi that we would not compromise on the principles of the Lahore resolution. As a result, CR formula and Quaid-e-Azam stance were two different schemes. यहाँ पर आयशा जलाल लिखती हैं अपनी किताब The Sole Spokesman, The Jinnah, The Muslim League and the Demand for Pakistan. वो कहती ये है कि although the talks were among the two biggest political personalities of the subcontinent, but in reality it was a clash between two schemes. One CR formula advocated by Mohandas Karamchand Gandhi and the Lahore resolution. In simple words, Pakistan resolution propagated by the leader of the Muslim community known as the Quaid-e-Azam of Pakistan. So, ख्वातीन हज़रात, CR formula and the Lahore resolution could not be reconciled. As a result, political stalemate continued. In order to remove political deadlock among the leaders of the subcontinent, Lord Wavell came into play.
लॉर्ड वेवल ने अपना फॉर्मूला तैयार किया और 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और दोनों सियासी अकाबरीन को इकट्ठा किया, एंड ही शेयर्ड हिज ओन प्लान विद बोथ लीडर्स. He wanted to reorganize the Governor General's Executive Council. लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस met utter failure. Why? Because on the issue of appointing or nominating two Muslims in Governor General's Executive Council, the Muslim League wanted that since Muslim League was representing the entire population of the Muslims, therefore this right must be exercised by the Qaid-e-Azam. Whereas Gandhi was saying that Muslim League is not the only party that represents the Muslim population. Congress is also one of those who is also claiming that we also represent the Muslim population. The deadlock continued and Shimla conference failed. ख्वातीन हज़रात, अब मुस्लिम लीग के आगे एक और चैलेंज था. वो चैलेंज ये था कि अपनी मकबूलियत को साबित कर सके. लॉर्ड वेवल ने जुलाई 1945 को इंतखाबात का ऐलान कर दिया और दिसंबर 1945 मरकजी कानून साज असेंबली के इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए और मुस्लिम लीग अपनी तमाम नशिस्तों पर कामयाबी से हमकिनार हुई. सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात फरवरी 1946 में करवाए गए और यहाँ भी रिजल्ट्स पहले जैसे ही थे. मुस्लिम लीग 400 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई और बस साबित किया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद जमात है. अब अंग्रेजों को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि बरसगीर का हल सिर्फ तकसीम है, इसलिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान सर पैथिक लॉरेंस की क़यादत में और उनके साथ शामिल थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि मई के महीने में हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आए और 16 मई को इस मिशन ने अपनी सिफारिशात मुरतब की. कहा गया कि इंडिया शैल बी अ यूनियन एंजॉइंग पावर्स ऑन द मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. India was divided into 3 big provinces: Hindu majority areas, Muslim majority areas, and the provinces of Bengal and Assam. ख्वातीन हज़रात, हम देखते हैं कि जो ही आगे मामला बढ़ा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो हुकूमत इस काबीना मिशन प्लान के तजावीज़ को मानेगी उस सियासी जमात को जो है वो हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाएगी. लेकिन इख्तलाफात की लहर बढ़ती जा रही थी. पहले कांग्रेस ने इनकार किया, फिर मुस्लिम लीग ने इनकार किया, फिर कांग्रेस के इनकार के बाद जब मुस्लिम लीग ने काबीना मिशन प्लान को माना, लेकिन हुकूमती दावे रद्द हो गए जब उन्होंने मुस्लिम लीग को हुकूमत बनाने की इजाजत ना दी. इस मौके पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाने का ऐलान किया. कायद आज़म खुद भी अमन पसंद थे और वो प्रोटेस्ट भी अमन पसंदी के लिहाज से अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखना चाहते थे. लेकिन कुछ तकरीबी अनासिर ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लहू लहान कर दिया और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसादात की नई लहर फूट पड़ी, जिसके नतीजे में 4000 से ज्यादा लोग जो है हलाक हुए. ये बहुत पेनफुल सिनेरियो था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया और उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को बरसगीर पाक व हिंद का आखिरी वायसराय बनाकर भेज दिया. ख्वातीन हज़रात, 3 जून 1947 को तकसीम का मंसूबा लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया और यह तय पाया कि पंजाब और बंगाल में एक हदबंदी कमीशन बनाया जाएगा. उसके जरिए जो है उन तमाम इलाकों का फैसला किया जाएगा. सरहद में रेफरेंडम करवाया गया और सरहद की अवाम ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया. सिंध की सूबाई असेंबली के अरकान को इख्तियार दिया गया कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकें और सिंध की असेंबली में जब वोटिंग हुई तो वहां भी मेजॉरिटी ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया. बलूचिस्तान को उस वक्त सूबे का दर्जा नहीं दिया गया था. बलूचिस्तान का शाही जिरगा और क्वेटा म्यूनसिपैलिटी के अरकान ने भरपूर अंदाज से पाकिस्तान का साथ दिया और यूं बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. पंजाब और बंगाल की हदबंदी के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की क़यादत में एक कमीशन बनाया गया, जिसकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान को बहुत कमजोर बनाया जाए और कायद आज़म को ऐसा गैर मुतवाज़न, टूटा फूटा और कमजोर पाकिस्तान दिया जाए कि वो अपनी तकदीर का फैसला ना कर सके और गिड़गिड़ाकर दोबारा हिंदुस्तान के कदमों में आ जाए. ख्वातीन हज़रात, हमने देखा कि इतनी हलाकतों होने के बाद पाकिस्तान का वजूद नागुज़ीर था और यूं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का वजूद अमल में लाया गया. और इतनी कुर्बानियों के बाद, लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद, रेडक्लिफ और माउंटबेटन की ज्यादतियों के बाद, नाइंसाफियों के बाद, कायद आज़म ने फिर भी
اپنی تقریر کو پاکستان زندہ باد کے نعرے سے ختم کیا اور اس پارٹیشن پلان کو خوش دلی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ان ناانصافیوں کو پسند کیا، ناانصافیوں کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے، ناپسند کرتے ہوئے پاکستان کی حقیقت کو عملی جامہ پہنایا۔ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا خیال رکھیے گا۔